गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बासवा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर पेपर 1 डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। ये जो पेपर है इसमें हम लोग पहले भी आपका डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी आज का जो एजेंडा है हमारा यूनिट 1 का वो है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन एज वेल एज एरे। हम शायद आज 1 डायमेंशन एरे का ही कुछ पोर्शन कवर अप कर पाएंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने जो इसमें पहले जो ये चैप्टर पढ़ा था ये वाला, इसमें हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी कि डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम एक उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कि व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है ना। तो अब डेटा क्या होता है, तो डेटा हमने पढ़ा था कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फिगर्स और फैक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब इसमें फैक्ट्स और फिगर्स की अगर बारी आती है तो व्हाट इज़ फैक्ट्स एंड व्हाट इज़ फिगर्स। अगर मैं बात करूँ फैक्ट्स और फिगर की तो लेट्स से कि मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का कि राम है, श्याम है, 25 है। तो ये हमने उस दिन भी डिस्कस करा था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये रॉ डेटा है ना। पर जब इसको हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं तो लेट्स से है ना, मेरे पास एक एक्सेल है लेट्स से, अब इस एक्सेल पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 02/2020, देन see it's automatically converted into date. I don't want that into a date. I want that format to be number only. So I'm going to change from here. Okay, now let's say I'm giving here as name as Riya, then let's say there is some phone number. So this is raw data. क्यों? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, ये सब चीज़ें है ना। पर जब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि let's say it's a caller number, it's a name and it's a phone number, तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि अच्छा ये क्या दे रहा है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे इस शीट का नाम चेंज करके लिख दिया कि इट्स BSc कंप्यूटर CS। सो हमको पता चल गया ओके फाइन, ये BSc CS के फर्स्ट ईयर का डेटा है। तो ये चीज़ें जब हो गई तो ये क्या दे हो गया, ये रॉ नहीं रहा, इट्स गिविंग सम मीनिंग, ये मीनिंग दे रहा है। तो जब भी कोई चीज़ मीनिंग देती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। अब इसमें बारी आती है डेटा टाइप्स और डेटा स्ट्रक्चर की। सो डेटा टाइप्स इज प्योरली मीन्स कि हमको क्या स्टोर करना है, और डेटा स्ट्रक्चर जो हमको स्टोर करना है उसको कैसे स्टोर करना है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं एक्सेल में अभी सिंपल बात करें, हम लोग अभी प्रोग्रामिंग पे नहीं जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे नेम स्टोर करा है और यहाँ पे फ़ोन नंबर स्टोर करा है। अब लेट्स से मेरे को यहाँ पे कोई है ना डेट स्टोर करनी है, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ स्टोर करनी है ना। तो मैंने यहाँ पे स्टोर करा 27 नवंबर एंड सो ऑन, राइट, लेट्स से सो ऑन। सो मेरे को ये डेट स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे डेट का टाइप कर सकती हूँ, यहाँ से मैं नंबर का टाइप चूज कर सकती हूँ, लेट्स से शॉर्ट डेट। सो दिस इज आई एम चेंजिंग दिस टाइप टू द शॉर्ट डेट। See, it's short date completed into the date. तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये क्या होता है, ये डेटा टाइप होता है कि क्या है, डेटा का जो टाइप है वो क्या है। तो डेटा का टाइप क्या है, यहाँ पे डेट है ना। पर ये डेटा स्टोर कैसे हो रखा है, तो ये डेटा कैसे स्टोर है, एक एक्सेल की फॉर्मेट में स्टोर हो रखा है जिसमें है ना एक वर्कबुक बना रहा है, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर, तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर की भाषा में भी क्या होता है कि डेटा टाइप होता है, हर एक डेटा का कुछ टाइप होता है। लेट्स से है ना, मैंने इधर बारी करी 5, तो 5 का डेटा टाइप क्या हो गया, इट्स अ इंटीजर। मैंने लिखा 3.5, तो 3.5 क्या हो गया, इट्स अ फ्लोट। मैंने लिखा लेट्स से A लिखा, तो A का डेटा टाइप क्या हो गया, इट्स अ कैरेक्टर। तो ये तो है डेटा टाइप। अब
जो डेटा टाइप्स होते हैं वो ही डेटा स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर होते हैं, तो दे कैन भी हमने पहले भी पढ़ा था कि भैया वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर हो सकते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ी थी कि हमारे पास एरे है, स्ट्रक्चर है, लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। तो हम हमारी फ्यूचर जो आगे वाली आने वाली अपकमिंग यूनिट्स हैं उनमें एक एक डेटा स्ट्रक्चर को कवर अप करने वाले हैं। तो जो हमारा यूनिट 1 में है उसमें एरे है, स्ट्रक्चर है, तो हम लोग सबसे पहले एरे से स्टार्ट करने वाले हैं कि एरे क्या होता है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि एरे क्या होता है, हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होती है, राइट, है ना। क्योंकि अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना है, डेटा स्ट्रक्चर किन चीज़ों को स्टोर करेगा, कुछ ना कुछ नंबर्स को, वेरिएबल्स को या किसी प्रकार के डेटा को स्टोर करेगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, राइट। तो प्रोग्राम्स पे लिखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भैया डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम लिखेंगे तभी तो प्रोग्राम बन पाएगी। तो आपको क्या दिया होता है, कभी भी कोई प्रॉब्लम दे रखी होती है जिसको आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, सॉल्व होती है वो एल्गोरिदम से। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि एल्गोरिदम क्या होती है। So what is algorithm? Algorithm, a prescription to solve a problem which provided and faithfully executed and yields a result in finite number of steps। यानी कि आपको कुछ एक आउटपुट देगी पर उसकी स्टेप्स क्या होगी, फिक्स्ड होगी। मैं कोई सा भी प्रोग्राम लिखूँ, हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी चाय बनाने की विधि। तो चाय बनाने की जो विधि होती है उसकी स्टेप्स फिक्स्ड होती है, फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट यानी कि वो स्टेप्स क्या है, फिक्स्ड है। तो जो उस पे हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कभी भी एक अच्छा डेवलपर बनना है, कोई भी प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो सबसे पहले हम लोग एक नेव एल्गोरिदम लिखते हैं। लेट्स से मैं बात करती हूँ, लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं कि टू ऐड 2 नंबर्स। सो तो मैं डायरेक्टली इसका प्रोग्राम नहीं लिख सकती 2 नंबर को ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे। हमारा एल्गोरिदम का पहला पार्ट क्या होगा कि टेक 2 नंबर्स। हमने क्या लिए, 2 नंबर्स लिए, है ना। अब 2 नंबर लेने के बाद क्या होगा, लेट्स से द 2 नंबर्स कैन बी ए एंड बी एनीथिंग, ठीक है। दूसरा होगा कि हमको उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे किसको, ए कॉमा बी को, डन। अब ए और बी को ऐड करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, प्रिंट आउटपुट। आउटपुट को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये मेरी सबसे छोटी बेसिक एल्गोरिदम है जो हम लोग चला सकते हैं, है ना। जब मेरा ये एल्गोरिदम कंप्लीट हो जाएगा, तो एल्गोरिदम कैन बी इन एनी लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम इंग्लिश में लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है हम लोग हमेशा इंग्लिश में लिखा। अगर आपके लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी है, यू कैन राइट इन हिंदी। अब इस एल्गोरिदम को हमको लिखना होता है किसमें, हमको इस एल्गोरिदम को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम क्या होता है, जो चीज हमारा कंप्यूटर समझ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। हमारा कंप्यूटर ये एल्गोरिदम नहीं समझ सकता। हमारा कंप्यूटर क्या समझ सकता है, प्रोग्राम। तो हमको उस चीज को किस में बदलना होगा, प्रोग्राम में बदलना होगा। हमको कुछ प्रोग्राम लिखना होगा। नाउ प्रोग्राम की कुछ स्पेसिफिक भाषाएं होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है। कभी कोई कंप्यूटर क्योंकि उनके लिए अलग अलग ट्रांसलेटर्स बने हुए। जैसे सपोज करो हमारे इंडिया में चाइनीज आते हैं या कोई भी जापानीज आते हैं, तो उनको इंग्लिश या हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है कि उधर एक ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसलेटर्स यानी ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश या हिंदी भाषा को जापानीज भाषा में, राइट। और जापानीज भाषा का वो हम लोगों के लिए ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, राइट। तो इस तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने खुद के ट्रांसलेटर्स होते हैं। वो होते हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ये आपके सी के पास भी होते हैं, जावा के पास भी होते हैं। जो क्या करते हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो उसको वो कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग भाषा में। तो चलो देखते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है। So it gives a means to translate the algo into set of instructions that can be understand by computer। जो किसके द्वारा समझे जाते हैं, कंप्यूटर के द्वारा समझे जाते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोग्रामिंग होती है। अब हमने प्रोग्रामिंग कर ली, हमने डेटा स्ट्रक्चर कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, राइट।
हमने पढ़ लिया कि भैया व्हाट इज एल्गोरिदम, डन। नाउ अब एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हाँ ऐसा क्या है कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो हमको क्या करना है उसके लिए जाने के लिए कि डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए स्टैक, क्यों मैं हर प्रोग्राम में एक ही डेटा स्ट्रक्चर क्यों नहीं यूज़ कर सकती। हर प्रोग्राम में हमको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो इसकी ज़रूरत पड़ी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण। देयर आर टू कॉम्प्लेक्सिटीज़, वन इज़ टाइम एंड another one is space. What is complexity? Complexity यानी कि उसकी क्या जटिलताएं हैं, राइट। तो मतलब कितना टाइम लगता है। हम अगर अच्छे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि द गुड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वही होता है जहाँ पे मिनिमम टाइम लगे और मिनिमम स्पेस लगे। अगर आपका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ता जाता है, आप खुद देखिए ना, अगर आपके ना प्रोसेसिंग वीडियोज़ को प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है तो ऐसे वीडियोज़ को आप पसंद नहीं करते देखना। एट अ मीनवाइल जहाँ पे वीडियोस प्रोसेसिंग जल्दी हो जाता है तो आप उनको देखना पसंद करते, क्यों? तो कोई भी चीज़ किसी भी प्रोसेस में अगर टाइम लगता है कंप्लीट होने में तो वो चीज़ हम लोग पसंद नहीं करते, या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस लगता है। तो उसके लिए हमको एल्गोरिदम को इस तरह से लिखना है कि वो कम टाइम और कम स्पेस में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होती है, हर एल्गोरिदम की अलग अलग वेराइटीज़ होती है। भले ही लेट से मैं ना अगर आपको एक मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से इसको समझाऊं तो हम सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होता है, राइट। वी ऑल नो व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट द प्राइम नंबर, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, these are the prime number. So what are prime number? Prime numbers are those number which are divisible by 1 and divisible by itself, none another, right? तो अब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है कि whether the number between 2 to 10 I want to print, 2 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर है मुझे ये प्रिंट करना है, राइट। 2 से 10 या 2 से 20 के बीच में कितने भी प्राइम नंबर है मुझे ये प्रिंट करना है। मतलब मेरा प्रोग्राम मुझे ऐसा बनाना है कि जो 2 से 10 के भी प्राइम नंबर को प्रिंट करे, 2 से 20 के भी प्रिंट करे, 30 के भी प्रिंट करे, 100 के भी प्रिंट करे, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या करा, अगर मुझे इस तरह का प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाना है तो मैंने लूप लिखा, लेट्स से इफ प्राइम नंबर क्या होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो पाए। अब 1 तो कभी भी उसमें आता ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, एक नंबर्स को चेक करने के लिए एक लूप लिया। तो सबसे पहले मैंने i को 2 से इनिशियलाइज करा, क्यों? क्योंकि मैं 2 से उसको डिवाइड करना चाहती हूँ। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर है कि नहीं है। सो आई एम टेकिंग 4, let's say I is defined over here, n is equal to 1, n is returned less than equal to 100 and n plus plus। मुझे क्या करना है, लूप चलाना है, कहाँ से लेकर 1 से लेकर चेक करना है ना, नॉट वाई, बिकॉज 1 itself it's always a प्राइम नंबर के उसमें आता ही नहीं है 1, राइट। तो मैंने लूप को शुरू करा 2 से, ठीक है, एन इज लेस देन इक्वल टू 100 एन प्लस प्लस। अब जो भी नंबर इफ, अब मैंने आई को इनिशियलाइज करा 2 से। एवरी टाइम जब भी कोई लूप शुरू होगा आई को मुझे किससे इनिशियलाइज करना है, 2 से, ठीक है। इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, अगर एन और मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0 आ गया तो मुझे क्या करना है, आगे लूप लेके जाने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एन मॉड्यूलो अगर आई इक्वल टू 0 आ गया तो एल्स क्या होगा, मेरा आई प्लस प्लस होगा, डन। तो ये घूमा मेरा लूप, एन इक्वल टू 2 है, ठीक है, आई इनिशियलाइज हुआ 2 से, 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, ब्रेक आ गया, ये फोर लूप के बाहर चला गया, डन। एन प्लस प्लस हो गया, एन प्लस प्लस हो गया, एन 3 हुआ, आई 2 है, एन क्या हो गया 3 मॉड्यूलो आई इज इक्वल टू 0, नो इट्स नॉट 0, राइट। तो एल्स में आया, आई प्लस प्लस हुआ, 3 मॉड्यूलो आई इक्वल टू, येस इट विल ब्रेक कम आउट, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, आई जब अगर
सपोज, और ये यू नो, अब फॉर लूप इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कंज्यूमिंग लूप, तो इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, राइट, क्योंकि इसकी टाइम कंजप्शन लूपिंग की ज़्यादा चल रही है। अब इसी सेम प्रोग्राम को अगर मैं व्हाइल से देखूं तो लेट्स से मैंने एन को इनिशियलाइज करा, एन शुरू करना है मुझे, कोई सा भी नंबर है, व्हाइल मुझे लूप चलाना है कब तक, जब तक एन क्या हो जाए, मुझे कोई से भी नंबर में लूप चलाना है, और एन जब तक मेरा नॉट इक्वल टू आई इज़ नॉट इक्वल टू मेरा एन ना हो तब तक ही मुझे लूप चलाना है, उसके अलावा मुझे लूप नहीं चलाना है। आई को मैंने इनिशियलाइज करा 2 से, डन। तो अब मैंने क्या देखा, कोई भी नंबर हो, आई इज़ नॉट इक्वल टू एन तक लूप चलाना है। आई सबसे पहले 2 है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू एन ना, 2 इज़ इक्वल टू एन, तो 2 इक्वल टू एन है, तो मेरे ये लूप के अंदर गया ही नहीं, मेरे ये लूप के अंदर गया ही नहीं। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, यहीं पे ब्रेक हो गया, मुझे यहीं पे पता चल गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। इनफैक्ट इससे पहले वाले में जब मैं 4 से कर रही थी तो मेरे को क्या करना पड़ रहा था, हर बार लूप के अंदर भेजना पड़ रहा था, डन, भले वो इक्वल हो तब भी भेजना पड़ रहा था, पर इस केस में मुझे लूप के अंदर उसको भेजना ही नहीं है। अगर वो इक्वल है तो मुझे बाहर ही प्रिंट कर देना है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गया कि इफ़ आई इक्वल टू एन है तो वो क्या है, प्राइम नंबर हो गया अगर प्लस होते होते, एल्स में क्या है, नॉट प्राइम, दैट मीन्स इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो ये एक बार लूप क्या चल रहा है, फॉर लूप से कम चल रहा है, तो इसमें टाइम ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो क्या लगा, लेस लगा। तो व्हाइल लूप फॉर लूप से हमेशा क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। तो पहला इशू तो टाइम का ये आया। देन अब नेक्स्ट इशू होता है, तो अब इसमें भी सब में क्या होता है, वर्स्ट केस होता है, एवरेज केस, बेस्ट केस। ना व्हाट इज वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, मतलब कि जो मैक्सिमम टाइम ले दैट इज वर्स्ट केस, एवरेज केस जो बीच का टाइम ले, और दिस वन योर वर्स्ट केस जो बेस्ट केस जो बहुत कम स्पेस और टाइम ले। तो अब ये तो हुआ कि टाइम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि फॉर लूप है ना अच्छा नहीं है, फॉर लूप से अच्छा है व्हाइल लूप। नाउ नेक्स्ट इज कि स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन में स्पेस की भी बारी आती है, और इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यू नो यहाँ पे और भी कुछ अलग अलग एल्गोरिदम्स के तरीके होते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तो अब इसको एनालिसिस कैसे करें, हम लोगों को ये देखना है कि अब इसको एनालिसिस कैसे करें। तो एनालिसिस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, राइट। तो अब इसमें जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं उसमें आपका होता है बिग ओ नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, थीटा नोटेशन। ये आपके इतना कोर्स में नहीं है, पर फिर भी जो नोटेशंस होते हैं वो टाइम फंक्शंस ऑफ फंक्शन होते हैं टाइम के, टी एन के रेस्पेक्ट में फंक्शन होते हैं इस तरह के नोटेशन। जो बिग ओ नोटेशन होता है और जो बिग ओमेगा नोटेशन होता है वो लोअर बाउंड्री डिफाइन करता है, और बिग ओ जो होता है वो अपर बाउंड्री डिफाइन करता है। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, फिर भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह का फंक्शन होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन होता है। ये जो टी एन होता है ये होती है आपकी एवरेज जो टाइम लगता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, दैट इज अ टी एन, राइट। अब उसके रिस्पेक्ट में जो अपर बाउंड्री तक जा सकता है वो होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है, और जो लोअर बाउंड्री डिफाइन करता है वो होता है ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, राइट। तो ये क्या करते हैं कि ये आपके वर्स्ट केस और एवरेज केस के और जो बेस्ट केस होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी चीज़, लेट्स से मैं एक सिंपल प्रोग्राम में आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई भी मेरे को एक एरे दे रखा है और उसमें ना 5 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 5 एलिमेंट्स का एक एरे है इस तरह का, डन, ठीक है। अब इस एलिमेंट में इसमें कुछ भी है, जैसे 2 है, 20 है, 3 है, 14 और 12 दे रखा है। अगर मेरे को कुछ एलिमेंट को सर्च करना है, सर्चिंग में वो एलिमेंट अगर फर्स्ट पोजीशन पे मिल जाए देन दिस इज व्हाट, दिस इज अ बेस्ट केस। ये सबसे अच्छी बात है कि पहले ही पोजीशन पे मिल गया। अगर कहीं बीच में कहीं मिले देन इट्स अ एवरेज केस, डन। और लास्ट में कभी मिले तो ये क्या होता है, वर्स्ट केस, है ना। और या फिर मिले ही नहीं तो वो भी है ना, मेरी स्टेप्स फालतू में उतना है, एग्जीक्यूशन का प्रोसेस का टाइम लग गया।
तो ये चीज़ों के लिए आपको इस तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, और वो हर एल्गोरिदम, जितनी भी एल्गोरिदम्स आप पढ़ोगे सबका कुछ ना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इन रिस्पेक्ट कि वो कितना टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो चीज़ जो होती है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफाइन होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन होती है या तो एन यानी कि लीनियर टाइम में हो गया पूरा, लीनियर टाइम यानी कि जितना लेट्स से अगर 2 है तो 2 सेकेंड पोजीशन पे मिलना है, सेकेंड पे मिल गया उतने में कंप्लीट हो गया। देन फिर होती है 2 की पावर n, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल टाइम में अगर कोई चीज़ हो रही है बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली, यानी कोई भी चीज़ बहुत क्विकली से ना बढ़ रही है, ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, तो ये बहुत गंदी तरह से ड्रास्टिकली चेंज होता है। फिर होता है log n, होती है अगर लॉगरिथमिक रिस्पेक्ट, लॉगरिथमिक टाइम में अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं log n कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरह से आपके क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज डिफाइन होती है, राइट। तो मूव आप आगे बढ़ते क्योंकि ये हमारे कोर्स का इतना पोर्शन में नहीं कवर होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एरेज। नाउ व्हाट इज एरेज? एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब लीनियर क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि है ना इसमें क्या है, देखो आप हमेशा एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो एक के बाद एक एरे के एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो भी आइटम होते हैं एरे के उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जैसे 35 है, 33 है, ये इस एरे के आइटम्स है, 42, 10, सो दीज आर द एलिमेंट्स। और एरे को जो मेमोरी में स्टोर होता है तो मेमोरी में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है इंडेक्स, राइट। सो इंडेक्स क्या बताता है, उसकी लोकेशन बताता है। तो इंडेक्सिंग एरे में हमेशा जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है 0 से हमेशा। और इनफैक्ट हम लोग अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो किसी भी टर्म्स में अगर हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो वो हमेशा 0 से शुरू होगी। तो अगर लेट्स से अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो एरे मैंने क्रिएट करा है वो 10 साइज का क्रिएट करा है, तो 10 साइज का क्रिएट करा है, इट मीन्स कि जो उसकी इंडेक्सिंग होगी वो जाएगी 0 to 9 में, राइट। तो ये होता है, तो इस तरह से एरे होता है जो क्या होता है, लीनियर होता है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस एलिमेंट यानी कि अगर मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया, सपोज करो कि मेरे को एरे बनाना है इंटीजर का, तो मैं इसको डिक्लेयर करते टाइम, डिक्लेरेशन यानी क्या होती है कि हम लोग बनाते टाइम उसके आगे मैं लिख दूंगी इंटीजर। तो ये क्या बन गया कि इंटीजर टाइप का एरे बना। अगर मैं इसमें इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकती हूँ, अगर मैं इसमें फ्लोट को स्टोर करूंगी तो ये मेरे को क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, जो एक जैसे डेटा को ही क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। कैन स्टोर आइदर ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्लोट्स एंड सो ऑन। मतलब या तो सब इंटीजर्स होंगे या फिर सब फ्लोट्स होंगे या फिर कैरेक्टर्स होंगे, जो भी होगा सेम टाइप का होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है कि तो ये तो हो गया एरे। अब एरे कितने प्रकार के होते हैं, तो एरे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 1 डायमेंशनल एरे और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे होमोजीनियस तो हमने पढ़ ही लिया कि एरे क्या करता है, एक ही जैसा स्टोर कर सकता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम सबसे पहले एरे को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एरे डिक्लेरेशन का तरीका होता है, सबसे पहला नाम हमको लिखना पड़ता है डेटा टाइप, क्या डेटा टाइप का आपको एरे बनाना है, ठीक है। दूसरा हमको लिखना पड़ता है एरे का नाम, और फिर इसके रेक्टेंगल ब्रेसेस में, हमेशा याद रखना रेक्टेंगल ब्रेसेस में हमको लिखनी पड़ती है साइज। तो ये होता है एरे का डिक्लेरेशन, डन। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल, जैसे इस एग्जाम्पल में देखूं तो मेरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, एरे का नाम है एरे इटसेल्फ, और उसका जो साइज है वो है 10। ये मेरा हो गया डिक्लेरेशन। क्या होता है, हर चीज में याद रखो 2 चीजें होती है, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन। तो और अगर डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट, 3 चीजें की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है डिक्लेरेशन, यानी किसी भी चीज को डिक्लेयर करना। जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि इस क्लास का जो मॉनिटर है वो सो ऑन, या फिर हमारी जो क्लास है डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 1 ये सो ऑन डेट को होगी, ये मैंने डिक्लेयर करा है, राइट। तो जब हम एरे बना रहे तो हमने इस तरह से एरे को डिक्लेयर कर दिया, क्या लिखा उसमें, इंटीजर लिखा। तो इंटीजर क्या हो गया, उसका डेटा टाइप हो गया। मतलब ये जो एरे है वो डेटा स्ट्रक्चर है, पर उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोरेज किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अब मैंने एरे का नाम दे दिया, तो ये ए क्या हो गया, ये एरे नेम हो गया।
ये एरे का नाम आपके हिसाब से आप जो चाहो वो रख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप इसका नाम ए रखो। हमारे पीपीटी में हमने इसका नाम एरे रख रखा है और यहाँ पे हम उसकी देते हैं साइज। साइज जिस साइज का आपको एरे बनाना है, तो ये क्या हो गया, साइज हो गई। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, डिक्लेरेशन कहलाता है इस चीज को, कि मैंने एरे को क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है ना। जैसे ही हम डिक्लेरेशन करते हैं तो क्या होता है कि मेमोरी में 5 साइज का एक एरे बनेगा इस तरह से, ऐसे 5 साइज का एक एरे बनेगा। ठीक है, अब इस एरे का नाम क्या होगा, इस एरे का नाम होगा ए, जिसका पहला ब्लॉक होगा 0, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से, 1 2 3 एंड 4। तो ये मेमोरी में इस प्रकार का क्या बनता है, एरे बनता है, जिसमें है ना कहाँ से शुरू होता है वो 0 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गई, हमारी इंडेक्सिंग हो गई एरे की। डन। तो साइज हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। अब डिक्लेरेशन के बाद मेरे को इस एरे में कुछ वैल्यू असाइन करनी है, राइट। तो मैं जब भी एरे के अंदर वैल्यू असाइन करूंगी तो मैं उसको इक्वल टू से असाइनमेंट करते हैं। तो डिक्लेरेशन के बाद की जो चीज आती है वो होती है असाइनमेंट, ASSIGNMENT। असाइनमेंट यानी होता है वैल्यू को डालना, असाइन करो। ठीक है, तो असाइनमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी दे सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे को डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ में करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी A5 इजिकल टू कर्ली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगी 2 3 14 10, इस तरह की वैल्यूज को मैं असाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये होता है डिक्लेरेशन और असाइनमेंट मैंने दोनों साथ में कर दिए। पर अगर डिक्लेरेशन अलग है और असाइनमेंट अलग है तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। वो मैं कैसे करूंगी, अलग अलग देना चाहती हूँ। A ऑफ 0 पे, मतलब जो 0 है उस पे 2 दे दो, A ऑफ 1 पे 1 है उस पे 3 दे दो। तो इस तरह से भी मैं असाइन कर सकती हूँ वैल्यू। मतलब मैं डिक्लेयर पहले करके बाद में अगर ऐसे एक एक वैल्यू को असाइन करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ मैं डिक्लेरेशन के साथ। तो ये जो लाइन है ना, ये तो है केवल असाइनमेंट, ये चीज। ठीक है, पर ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों साथ में कर रखा है। तो इस लाइन से अगर मैं इधर फिगर में भरूंगी तो 0th इंडेक्स पे क्या है, 2 है। ठीक है, 1th इंडेक्स पे क्या है, 3 है, इस पे 14 है, देन 10 है, देन 5 है। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, असाइनमेंट और डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया, राइट। तो सेम ओवर हियर हम लोग देख लेते एक बार। तो यहाँ पे देखो 10 साइज का एरे, तो इन्होंने 10 एलिमेंट्स डाल रखे हैं, है ना। तो जब ये मेमोरी में स्टोर होंगे तो ये वाला 0th इंडेक्स पे स्टोर होगा, देन 1th पे स्टोर होगा, देन 2th एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब भी एरे की लेंथ की बारी आती है तो एरे का जो लेंथ होता है वो होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इट मीन्स लेट से अपर बाउंड यहाँ पे क्या है, 0 है, लोअर बाउंड लेट से यहाँ पे क्या है, 9 है ना। तो 0 माइनस 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो इस एरे का लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया। एंड ऑब्वियसली इस एरे का लेंथ 10 है। तो लेंथ इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ योर एरे, है ना। नाउ नेक्स्ट टू दैट अगर हम लोग पढ़ें कि इसमें क्या होता है, 2 डायमेंशन एरे जो होते हैं उनको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एरे 2 बाय 2। तो इसमें 2 बाय 2 यानी क्या हो गया, ये मैट्रिक्स की तरह बनेगा इस तरह से। ठीक है, 2 बाय 2 यानी कि अगेन इसमें भी बाउंड्री कहाँ से शुरू होगी, 0 से। सो 0 रो 1th कॉलम एंड 0th रो 1th कॉलम। तो इस तरह से क्या हो गया, 0 रो 0, ये आपका जो हो गया ये कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ये रो रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 रो 1 कॉलम, ये 0 रो 1 रो 0 कॉलम 1 कॉलम। तो 23 3 34 45। तो इसमें क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग कितनी रो हो गई, 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। तो अगर हम इसको है ना रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा मेमोरी में 23 3 एंड 34 एंड 45। सो ये इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट होगा मेमोरी के अंदर।
तो ये कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2D एरे का हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये हमने ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या है हमारा डिक्लेरेशन का है, और यहाँ पे हमने असाइन कर दी वैल्यूज़ को, तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों साथ में है। अगेन अगर हम चाहें तो डिक्लेरेशन और असाइनमेंट अलग अलग कर सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ एरे की बारी आई, तो फीचर्स ऑफ एरे में क्या बोलता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ एरे इज नंबर्ड फ्रॉम 0, सो द लास्ट एलिमेंट इज n-1। तो पहला एलिमेंट जो होएगा वो 0 से होएगा और लास्ट एलिमेंट n-1 से होएगा, ओके। तो मतलब है ना 0 से, यही हमने पढ़ा था कि जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से होती है और n-1 से होती है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट n-1 होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 0 to 10 है तो 0 से 9 तक ही इंडेक्सिंग होगी। इन सी नाइदर अपर बाउंड नॉर लोअर बाउंड कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सी में आप अगर प्रोग्राम को एक बार शुरू कर दिए तो आप कभी भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है कि 0 से है ना होगा इंडेक्सिंग शुरू और n-1 तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एरे का मेमोरी हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप ऐसा नहीं है ना कि भैया एक है ना, अगर लेट से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो पहला एलिमेंट अगर 1024 है और इंटीजर टाइप का एलिमेंट है, तो इंटीजर में कितने बाइट्स होते हैं, 2 बाइट्स होते हैं, तो दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो 26 पे ही आएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि दूसरा एलिमेंट 2024 पे चला जाए, क्यों, क्योंकि इंटीजर के कितने होते हैं, 2 बाइट्स का होता है, तो यानी +2 हो जाएगा। तो ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, एक के बाद एक होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप है ना जहाँ सोचोगे वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या होता है 1D एरे में, सबसे पहले कि हम एड्रेस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग किसी एड्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एड्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस एड्रेस। हर बार आपको बेस एड्रेस पता होना जरूरी है। साइज ऑफ डेटा टाइप इंटू n-1, ये क्या होता है, एड्रेस का फॉर्मूला होता है। साइज ऑफ डेटा टाइप क्यों, क्योंकि हमने ना जब हम लोग सी पढ़ रहे थे तब हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है कि इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 2 बाइट्स का होता है, कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है, फ्लोट कितने बाइट का होता है, 4 बाइट्स का होता है। यानी कि जो हर एक डेटा टाइप है उसका जो मेमोरी में स्टोरेज का स्पेस है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, साइज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जहाँ पे बेस एड्रेस वो होता है जहाँ पे पहला एलिमेंट आपका क्या होता है, स्टोर होता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वरना वो काम में नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस वन। हम इसी से लेते हैं, सपोज करो कि जो 2 है वो है 1024 लोकेशन पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एड्रेस का। एड्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप है। तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर है, और इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट्स। नेक्स्ट हमारा अगर हम पीपीटी में देखेंगे तो उसमें क्या है, मल्टीप्लाई n-1, जितना एलिमेंट है n-1। तो लेट्स से बेस एड्रेस है 1024 प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप कितना है, साइज ऑफ डेटा टाइप मेरा है 2 इंटू n-1। n कितना है हमारा, 5 है यहाँ पे, तो 5 - 1, सो 1024 प्लस कितना होता है 4, 4 2 से 8, 1024 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 10, 8 9 10 11 12, 1032 डन। एंड यू कैन चेक आल्सो ओवर हियर 24 1th एलिमेंट का क्या होगा, 10 24 25 26 28 30 and 32 एंड इट्स करेक्ट, राइट। तो अगर मेरे को इंडिविजुअल का फाइंड करना है तो मुझे कुछ नहीं लिखना है, लेट से मुझे बेस एड्रेस ऑफ 2 फाइंड करना है। तो बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ डेटा टाइप इंटू 2, तो बेस एड्रेस कितना है मेरे पास 1024 प्लस 2 इंटू
किसका फाइंड करना है, सेकेंड इंडेक्स का, तो 2 1024 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 1028 एंड दैट्स करेक्ट। सेकेंड इंडेक्स का आप देखो एड्रेस क्या है 1028। तो ये इनर मेमोरी में किस बेस एड्रेस पे स्टोर होंगे ये वो चीज़ पता लगा रहा है। और बेस एड्रेस जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने सी में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बेस एड्रेस को पता लगा सकते हो, राइट। सो बेस एड्रेस आपका पता चल जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा बेस एड्रेस, यूजिंग पॉइंटर। अगर आपको बेस एड्रेस पता चल गया तो अगर आपको हर एक इंडेक्सिंग का एड्रेस पता लगाना है तो आप ये फॉर्मूले से हर एक इंडेक्सिंग का एड्रेस पता लगा सकते हो। एंड दैट्स अ वेरी टिपिकल थिंग कि आपको ये चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर आपको साइज ऑफ डेटा टाइप पता है तो आप वर्बली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट होता, लेट्स से यहाँ पे इंटीजर नहीं होता और यहाँ पे फ्लोट होता, अगर यहाँ पे फ्लोट हो जाता तो ये सब भी डेटा टाइप तो चेंज हो ही जाते हैं, साथ में यहाँ पे साइज भी क्या हो जाता है 4 हो जाता। अगर यहाँ पे साइज 4 हो जाता तो ये पूरी चीज सिनेरियो चेंज हो जाता मेरा। आई बात समझ में। तो मोर ओवर ये डिपेंड करता है कि यहाँ का जो डेटा टाइप क्या है उस पर डिपेंड करता है। करेंटली मेरा डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट्स। दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 2 बाइट्स लेके कैलकुलेशन को कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इससे एड्रेस को पता लगा सकते हो। अब इसके अलावा क्या होता है, हमारी बात आती है ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं एरे पे। तो हम लोग एरे पे ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग यानी क्या होता है, लेट्स से मेरे एरे, ये एक एरे है, एरे में पहला एलिमेंट है 10, देन दूसरा एलिमेंट है 20, 3, 12, इस तरह से एलिमेंट है। अब मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है तो एक एक एलिमेंट पे विजिट करने के लिए मेरे पास क्या होता है, ट्रैवर्सिंग कहलाती है। ट्रैवर्सिंग यानी एक एक एलिमेंट पे विजिट करके उस एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना। इंसर्शन यानी मुझे इस एलिमेंट के अंदर कुछ और डालना है। तो एरे की साइज़ तो 10 है और अभी मैंने कितने डाले, 1, 2, 3, 4 ही एलिमेंट है। अब मुझे 0, 1, 2, 3 इंडेक्स तक एलिमेंट है, मुझे 4th इंडेक्स पे डालना है। तो मैं कैसे डालूंगी, ए ऑफ 4 के अंदर मुझे लेट्स से 24 डाल देती हूँ। तो मैंने एलिमेंट डाल दिया। तो ये तो मैं अभी वर्बली डाल रही हूँ। तो इंसर्शन हम लोग प्रोग्रामेटिकली करेंगे कि प्रोग्राम के ज़रिए हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन यानी होता है कि जो मौजूदा एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। सर्चिंग यानी कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेट्स से 3 सर्च करके लाना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, तो उसको बोलते हैं सर्चिंग। सॉर्टिंग यानी होता है अरेंज करना। अरेंजिंग हम लोग छोटे से बड़े में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग और दोनों में कर सकते हैं। सॉर्टिंग हमारा जो ये है इसका हम लोग लेटर ऑन यूनिट 5 में पूरा इसका कवर अप करेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है। सो ये सारे ऑपरेशंस। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशंस ऑन एरे। सो विल स्टार्ट विथ कि ऑपरेशंस करने के लिए सबसे पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंसर्शन कैसे होता है एरे के अंदर, हम लोग कैसे वैल्यू को फीड करते हैं। तो अगर मैं आज का सम अप करूं पूरे चैप्टर का, तो हमने पढ़ा है कि एरे क्या होता है। एरे में सबसे पहले तो हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन समझे, राइट, कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है। तो क्या ज़रूरत होती है कि हर प्रोग्राम का कुछ ना कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। हमको अगर गुड प्रोग्रामिंग लिखनी है तो टाइम और स्पेस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि एरे क्या होता है, एरे में एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, और 1D एरे कैसे काम करता है, इसमें वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करते हैं। 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, और फिर हमने पढ़े कि एरे के फीचर्स क्या हैं और 1D एरे में बेस एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। कल हम लोग इसका प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो कल हम लोग है ना एल्गोरिदम के साथ साथ सी का प्रोग्रामिंग भी शुरू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट पोर्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच।